साकेत से विवाह करके कितनी खुश थी मैं। तभी एक शक की दीवार हमारे बीच आ खड़ी हुई और शिमला की वादियों में पनपा प्यार कहीं और वादियों में खोता दिखाई देने लगा। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की लड़कियों के साथ जब मैं कालका से शिमला जाने के लिए टॉय ट्रेन में सवार हुई तो मेरे मन में सहसा पिछली यादों की घटनाएं उमड़ने लगी। 3 वर्ष पहले ही तो मैं साकेत के साथ शिमला आई थी। तब इस गाड़ी में बैठकर शिमला पहुंचने तक की बात ही कुछ और थी। जीवन की नई डगर पर अपने मन चाहे मीत के साथ ऐसी सुखद यात्रा का आनंद ही और था। पहाड़ियाँ काट कर बनाई गई सुरंगों के अंदर से जब गाड़ी निकलती थी तब कितना मज़ा आता था। पर अब यह अंधेरी सुरंग लड़कियों की चीखों से गूंज रही है और मैं अपने जीवन काली व अधूरी सुरंग से निकलकर जल्द से जल्द रोशनी तलाश करने को बेताब हूँ। मेरा जीवन भी तो इन सुरंगों जैसा ही है, काला और अंधकार में। तभी किसी लड़की ने पहाड़ी के ऊपर उगे कैक्टस को छूना चाहा तो उसकी चीख निकल गई। साथ आई हुई एनसीसी टीचर निर्मला उसे फटकारने लगी तो मैं अपने वर्तमान में लौटने का प्रयत्न करने लगी। तभी सूरज बादलों में छिप गया और हरी भरी खाइयाँ व पहाड़ और भी सुंदर दिखने लगे। सुहाना मौसम लड़कियों का मन ज़रूर मोह रहा होगा, पर मुझे तो एक तीखी चुभन ही दे रहा था, क्योंकि इस मौसम को देखकर साकेत के साथ बिताए हुए लम्हे मुझे रह रह कर याद आ रहे थे। सोलन तक पहुँचते पहुँचते लड़कियाँ हर स्टेशन पर सामान ले लेकर खाती पीती रही, लेकिन मुझे मानो भूख ही नहीं थी। निर्मला ने बार बार टोकने के बावजूद मैं अपने ही में खोई हुई थी उन 20 दिनों की यादों में, जो मैं सब कुछ वैसा का वैसा था। लड़कियों को साथ लेकर शिमला आने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा था एनसीसी की अध्यापिका के साथ एक अन्य अध्यापिका का होना बहुत ज़रूरी है। अन्य सभी अध्यापिकाओं को अपनी अपनी घरेलू समस्याएं हैं और तुम उन सब से मुक्त हो, इसलिए तुम ही चली जाओ। और मुझे निर्मला के साथ लड़कियों के एनसीसी कैंप में भाग लेने के लिए आना पड़ा। प्रिंसिपल बेचारी को क्या पता कि मेरी घरेलू समस्याएं अन्य अध्यापिकाओं से अधिक गूढ़ और गहरी है। पर खैर, लड़कियां पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचकर टेंट में अपने अपने बिस्तर बिछा रही थी। मैंने और निर्मला ने भी दूसरे टेंट में अपनी बिस्तर बिछा लिए। खाने पीने के बाद मैं बिस्तर पर जा लेटी। थकान ना तो लड़कियों को महसूस हो रही थी और ना निर्मला को। वह उन सब को लेकर आसपास की सैर को निकल गई और मैं अधलेटी सी होकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। यद्यपि हम लोग शिमला के बिल्कुल बीच में नहीं ठहरे थे और हमारा कैंप भी शिमला की भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर था, फिर भी यहाँ आकर मैं एक अव्यक्त बेचैनी महसूस कर रही थी। मेरा किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। उसमें लिखा अक्षर मुझे धुंधले से लग रहे थे। पता नहीं कब उन धुंधले हो रहे अक्षरों में कुछ सजीव आकृतियाँ आ बैठी और इसके साथ ही मैं तेज़ी से अपने जीवन के पन्नों को भी पलटने लगी। शादी हो गई पर बारात में साकेत नहीं आए। मैंने तो बातों बात में जीजा जी से साकेत का मोबाइल नंबर ले लिया और शादी की धूमधाम से फुर्सत पाते मैसेज किया। साकेत का रिप्लाई आ गया। व्यापार की व्यस्तता की बात कहकर उन्होंने माफ़ी मांगी थी और इसके बाद हम दोनों में मैसेज का सिलसिला चलता रहा। मैं तब बीएड कर चुकी थी और कहीं नौकरी की तलाश में थी, क्योंकि पापा आगे पढ़ाने को राज़ी नहीं थे। मैसेज के रूप में खाली वक्त गुजारने का बड़ा ही मोहक तरीका मुझे मिल गया था। साकेत के प्रणय निवेदन शुरू हो गए थे और मैं भी चाहती थी कि हमारा विवाह हो जाए, पर मम्मी पापा से खुद यह बात कहने में शर्म आती थी। तभी अचानक एक दिन साकेत का मैसेज मेरे मोबाइल पर मेरी अनुपस्थिति में आ गया। मैं मोबाइल घर पर छोड़ मार्केट चली गई। पापा ने मैसेज पढ़ लिया। मेरे लौटने पर घर का नक्शा ही बदला हुआ सा लगा। मम्मी पापा दोनों ही बहुत गुस्से में थे और मेरी इस हरकत की सफाई मांग रहे थे, लेकिन मैंने भी उचित अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने दिल की बात पापा को बता दी। पहले तो पापा भुनभुनाते रहे, फिर बोले उसे कहो कि अगले इतवार को हमसे आकर मिले। और जब साकेत अगले इतवार को आए तो पापा ने ना जाने क्यों उन्हें जल्दी ही पसंद कर लिया।
शायद बदनामी फैलने से पहले ही वह मेरा विवाह कर देना चाहते थे। जब साकेत भी विवाह के लिए राजी हो गए तो पापा ने उसी दिन मिठाई का डब्बा और कुछ रुपये देकर हमारी बातें पक्की कर दी। साकेत इस सारी कार्रवाई में पता नहीं क्यों बहुत चुप से रहे। जाते समय बोले, अब शादी अगले महीने ही तय कर दीजिए, और हाँ, बारात में हम ज़्यादा लोग लेने के हक में नहीं हैं, सिर्फ 5 जन आएंगे। आप किसी की तकल्लुफ़ और फिक्र में ना पड़े। और 1 महीने बाद ही मेरी शादी साकेत से हो गई। सिर्फ 5 लोगों का बारात में आना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श था। किंतु शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो मुंह दिखाई के वक्त एक उड़ता सा व्यंग मेरे कानों में पड़ा, भई समय हो तो साकेत जैसा। पहले भी कम ना थी, लेकिन यह तो बहुत ही सुंदर मिली। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। जल्दी ही सास ने आने जाने वालों को विदा किया तो मैं उलझन में डूबने उतरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि साकेत ने पहले कोई लड़की पसंद करके उससे सगाई कर ली हो और फिर तोड़ दी हो, या फिर प्यार किसी और से किया हो और शादी मुझसे कर ली हो। आखिर हमने साकेत के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल की ही कहाँ है। जीजा जी भी उसके काफ़ी वक्त बाद मिले थे। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं इसी उधेड़ बुन में मैं कब तक खोई रही, और फिर यह सोचकर शांत हो गई कि जो कुछ भी होगा साकेत से पूछ लूँ। किंतु रात को अकेले होते ही साकेत से जब मैंने यह बात पूछनी चाही तो साकेत मुझे बाहों में भरकर बोले, देखो, कल रात कालका मेल से शिमला जाने के टिकट ले आया हूँ। अब वहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। ढेरों बात करेंगे, और भी कई प्यार भरी बातें कर मेरे निखरे रूप का काव्यात्मक वर्णन करके उन्होंने बात को उड़ा दिया। ने भी उन उन्मादित क्षणों में यह सोचकर विचारों से मुक्ति पाली कि ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा कि प्यार किसी और से किया होगा, पर विवाह तो मुझसे ही हो गया। और मैं थकान से बोझिल साकेत की बाहों में कब सो गई मुझे पता ही ना चला। दूसरे दिन शिमला जाने की तैयारियां चल रही थी। तैयारियां करते हुए कई बार वही सवाल मन में उठा, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात ऐसी ही हो जाती कि मैं साकेत से पूछते पूछते रह जाती। रात को कालका मेल से रिजर्व कूप में हम दोनों ही थे। प्यार भरी बातें करते करते कब कालका पहुंच गए हमें पता ही ना चला। सुबह 7 बजे टॉय ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए उस गाड़ी में जा बैठे। घुमावदार पटरियों, पहाड़ों और सुरंगों के बीच से होती हुई हमारी गाड़ी बढ़ती जा रही थी, और मैं साकेत के हाथ पर हाथ धरे आने वाले कल की सुंदर योजनाएं बना रही थी। बीच बीच में देखती कि साकेत कुछ खोए हुए से हैं, तो उन्हें खाइयों और पहाड़ियों पर उगे कैक्टस दिखती, और सुरंग आने पर चीख कर उनके गले में लग जाती। खैर, किसी तरह शिमला भी आ गया। पहाड़ों की हरियाली और कोहरे ने मन मोह लिया था। स्टेशन से निकलकर हम मरीना होटल में ठहरे। कुछ देर आराम करके चाय आदि पीकर हम माल रोड की सैर पर निकल पड़े। साकेत सैर करते करते इतनी बातें करते कि ऊंची चढ़ाई हमें महसूस ही ना होती। माल रोड की चमक धमक देखकर और खाना खाकर हम अपने होटल लौट आए। लौटते हुए काफ़ी रात हो गई थी। वह पहाड़ों की ऊंचाई नीचाई पर बसे होटलों व घरों की बत्तियां अंधेरों में तारों की झिलमिलाहट का भ्रम पैदा कर रही थी। दूसरे दिन से घूमने फिरने का यही क्रम रहने लगा। इधर उधर की बातें करते करते हाथों में हाथ दिए हम कभी रीज, कभी मॉल रोड, कभी लोअर बाज़ार और कभी लक्कड़ बाज़ार घूम आते। दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए तो साकेत हमेशा टैक्सी ले लेते। संकरी होती नीची की खाई देखकर हम सिहर जाते। हर मोड़ काटने से पहले हमें डर लगता, पर फिर प्रकृति की इन अजीब छटाओं को देखने में मग्न हो जाते। इस प्रकार हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल, मशोबरा, पागू, चैल, खुफरी, नालडेरा, नारकंडा और जाकू की पहाड़ी सभी देख डाले। हर जगह ढेरों फ़ोटो खिंचवाते। साकेत को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था। हमने वहाँ की स्थानीय पोशाकें पहनकर ढेरों फ़ोटो खिंचवाई। मशवरा के सकरे होते जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते साकेत कोई ऐसी बातें कह देते कि मैं खिलखिला कर हंस पड़ती, और आसपास के लोगों के देखने पर हम अचानक अपने में लौट कर चुप हो जाते। नरकंडा से हिमालय की चोटियाँ और ग्लेशियर देख देखकर
प्रकृति के इस सौंदर्य से और उन्मादित हो जाते। इस प्रकार हर जगह घूमकर और माल रोड से खा पी कर हम अपने होटल लौटने तक इतने थक जाते कि दूसरे दिन सूरज उगने पर ही उठते। इस तरह घूमते घूमते करीब 10 दिन गुजर गए। हमें पता ही ना चला। जब हम लौटकर वापस दिल्ली पहुंचे तो शिमला की मस्ती में डूबे हुए थे। साकेत अब अपनी वर्कशॉप जाने लगे थे। मैं भी रोज़ दिन का काम कराने के लिए रसोई में जाने लगी। एक दिन चुपचाप मैं अपने कमरे में खिड़की पर बैठी थी कि साकेत आए। मैं अभी कमरे में उनके आने का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे ससुर जी का आवाज़ आई, साकेत, कल काम पर मत जाना।